Okay, my name is Bhanu, and today we are going to start chapter number 2 of class 11 business studies. The first part, the name of the chapter is Forms of Business Organization. Business क्या है? एक ऐसी एंटरप्राइज है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें किसी भी तरह की कोई भी बिजनेस एक्टिविटी और कमर्शियल एक्टिविटी की जाती। जैसे कि इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? इट मीन्स कोई भी बैंक है, वो भी किसी तरह की कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है। कोई रिटेल शॉप है, वो भी किसी ना किसी तरह के कोई ना कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। सो एक बिज़नेस क्या होता है? एक बिज़नेस का मीनिंग क्या होता है? एक बिज़नेस का मीनिंग है कोई भी ऐसी एंटरप्राइज या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो किसी भी तरह की बिज़नेस एक्टिविटी में, कमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। एक बिजनेस एंटरप्राइज कितने तरह के हो सकते हैं? एक हो सकता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। इट मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। कोई भी तरह की ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि गवर्नमेंट हैंडल करती है, वो गवर्नमेंट सेंटर भी हो सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि जॉइंट हो, मतलब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट इकट्ठे मिलके किसी बिजनेस एंटरप्राइज को चला रहे हों। अगर ऐसा है कि जिसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है और गवर्नमेंट उस चीज़ को हैंडल आउट कर रही है, देन उस एंटरप्राइज को, उस बिजनेस एंटरप्राइज को बोला जाएगा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। द नेक्स्ट थिंग इज प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज. Private sector enterprise means the organization which is owned, managed and controlled by private individual. अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज को चलाता है, ओन करता है, मैनेज करता है, कंट्रोल कर रहा है, सारा काम वही कर रहा है, देन उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को, उस तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज कहा जाएगा। इसलिए एग्जांपल है टाटा कंपनी। टाटा कंपनी जो है वो कौन चलाता है? रतन टाटा चलाते हैं। सो वही उस चीज़ को ओन मैनेज कर रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स उनके पास है, सारे मेजॉरिटी डिसीजंस वो ले रहे हैं। सो वो क्या बनेगी? एक प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज बनेगी। सिमिलरली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में LIC की एग्जांपल होती है, क्योंकि उसमें मेजॉरिटी ऑफ शेयर गवर्नमेंट के रहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास joint sector enterprise. It means the enterprise which is owned, managed and controlled jointly by private entrepreneur and by the government company. मतलब दोनों अगर इकट्ठे मिलके किसी बिजनेस एंटरप्राइज को ओन कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, इकट्ठे मिलके किसी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, देन उसको बोलेंगे जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज। इसमें एग्जांपल है मारुति उद्योग की। मारुति उद्योग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन का जॉइंट वेंचर है। इनिशियली इसमें गवर्नमेंट का स्टेक ज़्यादा था और जो सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन थी उसका स्टेक कम था। बट अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन का स्टेक इसमें ज़्यादा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कम है। सो मेजॉरिटी ऑफ डिसीजन जो है वो सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन ही लेती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज है जो हमने पढ़ी है, फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, उसमें कितने तरह की प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज हो सकते हैं। सो प्राइवेट सेक्टर जो है उसकी जो एंटरप्राइजेज हैं वो डिवाइड हो सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी एंड देन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में। सो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज आगे कितने फॉर्म में डिवाइड होगा? वो होगा सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। सबसे पहले आज देखेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल कवर इट इन द नेक्स्ट सेशन। अभी अब जो करने वाले हैं वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल का मीनिंग होता है वन एंड प्रोप्राइटर मीन्स ओनर। सो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होगी? सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसमें सिर्फ एक ही ओनर होगा, वही सारा काम संभालता होगा, वही कंट्रोल कर रहा है, वही मैनेज कर रहा है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, सारा बिजनेस उसी ने ही संभाल के रखा है। उस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोला जाएगा? उस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाएगा सोल प्रोप्राइटरशिप।
इस जितने भी हमारे ज़्यादातर बिजनेस होते हैं जो हम अपनी लोकेलिटीज़ में देख पाते हैं, वो ज़्यादातर सोल प्रोप्राइटरशिप के होते हैं। जैसे अगर आप किसी भी तरह की शॉप देखो, या आप कोई मेडिकल शॉप देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, कोई ब्यूटी पार्लर का कोई भी चीज़ देख रहे हो आप, तो वो सारी सोल प्रोप्राइटरशिप का पार्ट होती है। द नेक्स्ट थिंग इज़ फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या फीचर्स हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के? सबसे पहला है सिंगल ओनरशिप। ये तो हम पहले ही कवर कर चुके हैं। एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ही वही होता है जिसमें ज़्यादा पार्टनर नहीं होते, सिंगल पर्सन ही होता है, वही सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा है, उसी ने ही सारा बिजनेस देखना है, उसी ने ही सारा बिजनेस चलाना है। इसमें क्या होगा, सिंगल ओनरशिप होगी, एक ही पर्सन होगा जो कि पूरा बिजनेस संभालने का काम कर रहा होगा। द नेक्स्ट इज़ इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग। अगर आपका कोई पार्टनर नहीं है, अगर आप ही सारा बिजनेस हैंडल आउट कर रहे हो, खुद ही सारा कुछ कर रहे हो, तो उस चीज़ का पूरा रिस्क किसके पास है? ऑब्वियस सी बात है, वो सारा रिस्क भी खुद ही आप ही बियर करोगे। इसमें क्या होती है, इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग होती है। वही पर्सन सारा प्रॉफिट भी अगर हुआ तो भी उसी का है, अगर लॉस हुआ तो भी उसी का है। वो उसको शेयर नहीं कर सकता किसी के साथ, वो सारा कुछ उस पार्टनर को खुद ही बियर करना पड़ता है। नेक्स्ट है नो सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मीनिंग होता है कि उस बिजनेस का कोई सेपरेट कोई दूसरा वजूद नहीं है। वो बिजनेस जो है वो अपने ओनर से ही पहचाना जाता है, उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है, अपनी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। अगर उसका पार्टनर नहीं, अगर उसका ओनर है तब वो बिजनेस चल रहा है। अगर उसका ओनर नहीं होगा तो उस बिजनेस के उसके ओनर के बिना कोई पहचान नहीं है, कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। वो बिजनेस खुद कोई डिसीजन नहीं ले सकता, उसके अपने कोई डिसीजन नहीं हो सकते, सारे डिसीजन उसके कौन लेगा, उसके ओनर ही लेगा। इस चीज़ को बोला जाता है नो सेपरेट लीगल एंटिटी। द नेक्स्ट थिंग इज़ फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन। अगर पार्टनर एक है, एक ही पर्सन ने सब कुछ ओन करना है, मैनेज करना है, कंट्रोल करना है, उसके पास कोई भी नहीं होगा, कोई उसका हेड नहीं होगा जिससे उसने किसी भी चीज़ की कोई परमिशन लेनी होगी। वो सिंगल पर्सन है, उसने उसी ने ही सब कुछ करना है। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन होती है। फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन मीन्स कि उसी की मर्जी है, जैसे मर्जी काम करे, जहाँ मर्जी इन्वेस्ट करे, जितना मर्जी पैसा लगाए, उसको किसी से भी परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती, सब कुछ वो खुद ही कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द लाइबिलिटी इज़ अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मीनिंग ये है कि अगर उसको लॉस हो गया, इन केस ऑफ लॉस, तो सिर्फ उसके जो बिजनेस एसेट्स हैं वही नहीं बिक सकते, उसके जो पर्सनल एसेट्स हैं, उसका जो घर है, उसकी जो जायदाद है, जो बिजनेस से रिलेटेड ना भी हो अगर, तो वो भी सेल आउट हो सकती है। उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। उसकी लाइबिलिटी उसके बिजनेस प्रीमिसेस तक लिमिटेड नहीं रह जाती। ये नहीं होगा कि अकेले बिजनेस के ही सब कुछ बिक सकता है, बाकी उसका कोई भी सेल नहीं कर सकता, उसके पर्सनल एसेट सेफ है, नहीं। इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मीनिंग ही यही है जहाँ पे आपके पर्सनल एसेट्स भी सेल आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट है स्मॉल साइज। स्मॉल साइज का मीनिंग क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑब्वियसली एक ही पर्सन है जो उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, 2-3 पार्टनर्स तो है नहीं, आपका पार्टनर एक ही है। फिर इन्वेस्टमेंट भी लिमिटेड होगी। ये तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ये जो बिजनेस एंटरप्राइजेज होती हैं इस टाइप की, ये जनरली स्मॉल साइज़ की होती हैं। स्मॉल साइज़ का मीनिंग यही है कि जहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, स्मॉल साइज़ रहेगा उस चीज़ का। नेक्स्ट है फॉर्मेशन एंड क्लोज़र। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करना और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को क्लोज़ कर देना बहुत इजी होता है। कोई भी एक सेपरेट एक्ट नहीं है जिसमें आपको पहले रजिस्टर होना हो या गवर्नमेंट से पहले जाके परमिशन लेनी हो। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को खोलना और बंद करना बहुत इजी है। कोई भी पर्सन चाहे तो ये सिंगल सोल प्रोप्राइटरशिप कर सकता है, इस बिजनेस में आ सकता है, एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस वेयर द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट इज़ रिक्वायर्ड।
The next thing is the merits and the demerits of this form of organization. ये जो हमने फीचर्स पढ़े हैं उसी से ही इनकी मेरिट्स और डीमेरिट्स जो हैं वो फॉर्म आउट हो जाती हैं। सबसे पहली मेरिट है इजी टू फॉर्म। अभी हमने बोला है कि इसी से पहले हमने डिस्कस किया है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये इनको खोलना, इनको बंद करना इजी होता है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, तो उसी से इसकी मेरिट्स बनी है। फर्स्ट मेरिट यही है कि ये इजी टू फॉर्म है, कोई भी तरह के रूल्स एंड और जो रेगुलेशंस हैं गवर्नमेंट में, इसमें गवर्नमेंट जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसमें नहीं लगाती हैं। द नेक्स्ट थिंग इज़ डायरेक्ट इंसेंटिव। इस पॉइंट का मीनिंग है कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में जितना एफर्ट्स कोई सोल प्रोप्राइटर लगाएगा, जितने एफर्ट्स वो लगाएगा उतने ही उसको क्या मिलने शुरू हो जाएंगे, रिवॉर्ड्स मिलने शुरू हो जाएंगे। द मोर एफर्ट दैट ही विल गिव इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, जितने ऑर्गेनाइजेशन में वो एफर्ट्स लगाता जाएगा उतने ही उसको रिवॉर्ड्स मिलने शुरू हो जाएंगे। डायरेक्ट इंसेंटिव यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट है पर्सनल टच। अगर आपने देखा हो या आपको पता हो तो जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं वहाँ पे ज़्यादातर मैनेजर्स होते हैं जो बिज़नेस को मैनेज करते हैं। वहाँ पे जो ओनर्स होते हैं वो डायरेक्टली कस्टमर से, अपने एम्प्लॉयज़ से डील नहीं करते, वो आगे मैनेजर्स लगाते हैं, तो वहाँ पे पर्सनल टच नहीं होता। लेकिन अगर ये बिज़नेस ही स्मॉल है, यहाँ पे एक ही ओनर है, उसके आगे इतने सारे एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे, वो एक ही पर्सन होगा, तो यहाँ पे पर्सनल टच होगा विद द कस्टमर्स। सब वो पर्सन सिंगल हैंडेडली सब कुछ हैंडल कर पाएगा, पर्सनली वो इन्वॉल्व होगा इस चीज़ में। द नेक्स्ट थिंग इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। इस पॉइंट का मीनिंग है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये सिंगल जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मीनिंग क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी का मीनिंग है कि आप जब चाहो कोई भी डिसीज़न ले सकते हो, जब चाहो आप उस डिसीज़न को मोल्ड आउट कर सकते हो, उसमें चेंजेस लेके आ सकते हो। आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, किसी से परमिशन आपको लेनी नहीं पड़ेगी, आप इजीली ये काम कर पाओगे। सो फ्लेक्सिबिलिटी का जो मीनिंग है वो ये है कि आप इजीली सब कुछ कर सकते हो, उस चीज़ को मोल्ड कर सकते हो, उस चीज़ का वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको पहले इतने सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेंगी तब जाके आप अपना कोई डिसीज़न ख़त्म कर पाओगे। द नेक्स्ट इज़ सोल बेनिफिशरी ऑफ प्रॉफिट। अगर पर्सन एक है, वही सारे काम कर रहा है, सो ऑब्वियस सी बात है कि सारे जो प्रॉफिट्स होंगे वो भी उसी पर्सन को मिलेंगे और वही सोल बेनिफिशरी होगा प्रॉफिट का। सब कुछ उसी को ही मिलेगा, वही सारा कुछ इंजॉय करेगा, जितना भी प्रॉफिट हुआ वो सारा कुछ उसी ओनर के पास जाएगा। द नेक्स्ट थिंग इज़ सीक्रेसी। अगर एक सिंगल पर्सन किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो और उसका कोई भी पार्टनर ना हो, कोई दूसरा पार्टनर नहीं है जिसके साथ उसने किसी चीज़ को शेयर करना है, सो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे सीक्रेसी ज़्यादा रहती है। वो अपने सारे बिजनेस ऑपरेशंस को सीक्रेट रख सकता है, अपने सारे जो भी, मान लीजिए अगर वो कोई ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व है जो कुछ उस जहाँ पे उसने किसी तरह की इन्वेंशन की है या कोई न्यू कंसेप्ट, न्यू प्रोडक्ट उसने कुछ उसने बनाया है, तो कोई पार्टनर नहीं है उसका, वो उस चीज़ की सीक्रेसी, बिजनेस की सीक्रेसी, अपने प्रॉफिट्स की सीक्रेसी ईजिली रख सकता है। नेक्स्ट है सूटेबल फॉर स्मॉल स्केल ऑपरेशंस। जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम हो, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, आपको लग रहा है कि इतना पैसा नहीं है और आप एक छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हो जहाँ पे स्मॉल ऑपरेशंस होंगे, सो इन दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो सूटेबल होती है। द नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। डिसएडवांटेजेस क्या हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के? सबसे पहले है लिमिटेड रिसोर्सेज। यहाँ पे एक ही पर्सन है, उसी ने ही सारा पैसा लगाना है, सब कुछ उसी के हाथ में है, सो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम होगी, रिसोर्सेज कम होंगे, आपके पास पैसा कम होगा, आपके ऑपरेशंस लिमिटेड होंगे, जो आपके कस्टमर्स हैं वो लिमिटेड होंगे, मार्केट आपकी टारगेटेड लिमिटेड होगी, सब कुछ स्मॉल होगा, तो लिमिटेड रिसोर्सेज हो गए आपके पास। द सेकेंड इज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मीनिंग है, ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है वहाँ पे आपकी लाइबिलिटी
इस तक वहाँ तक लिमिटेड नहीं है कि जितना आपके पास बिजनेस है, जितने आपने बिजनेस में पैसा लगाया है वही आपका जा सकता है, वही लॉस हो सकता है आपका। आपके जो पर्सनल एसेट्स हैं, आपका घर है, आपके ज्वेलरी है, अगर लॉस होता है तो वो लॉस आपके पर्सनल एसेट से भी रिकवर किया जा सकता है। सो इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो लाइबिलिटी होती है किसी पार्टनर नहीं, किसी ऑनर की, वो अनलिमिटेड होती है। अगर लॉस हुआ सो उस टाइम पे जो भी उसका घर होगा, उसकी ज्वेलरी होगी, वो भी बिक सकता है, वो भी सेल आउट हो सकता है। द नेक्स्ट इज़ लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। हमें पता है कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में सब कुछ जो है वो एक ही पर्सन हैंडल कर रहा है, वो सेल भी कर रहा है, वो अकाउंट्स भी मेंटेन कर रहा है, पर वो एक्सपर्ट तो नहीं हो सकता। वो पर्सन ऐसा तो नहीं है जिसने किसी मैनेजरियल कोर्स किया हो सकता है कुछ ने किया हो, पर ज़्यादातर जो भी ये इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं उन्होंने कोई जो मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं वो तो नहीं किए हो सकते। तो यहाँ पे लिमिटेड मैनेजरियल स्किल होती है, उसके पास इतनी स्किल्स नहीं होती कि वो सारा कुछ ही मैनेज कर पाए। द नेक्स्ट इज लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। पैसा कम है, इन्वेस्टमेंट कम है, सो यहाँ पे एक्सपेंशन का, ग्रोथ का, प्रॉफिट ज़्यादा होने का भी स्कोप कम होता है। द नेक्स्ट इज़ लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस है वो किस पे डिपेंडेंट है? वो डिपेंडेंट है उसके ओनर पे। हम पहले ही कर चुके हैं कि इसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, वो पर्सन खुद ही सब कुछ कर रहा है। सो यहाँ पे लाइफ ऑफ बिजनेस जो है वो लिमिटेड है। यहाँ पे अगर उसका ओनर होगा तो वो बिज़नेस चलेगा, अगर उसका ओनर जो है मेंटली अपसेट हो गया या उसकी डेथ हो गई या इन केस इंसॉल्वेंट हो गया, सो वो बिज़नेस भी उस टाइम पे ख़त्म हो जाता है, एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस अगर वो पर्सन अपना बिज़नेस आगे अपने किसी हायर को ट्रांसफ़र करते, लेकिन लिमिटेड लाइफ होती है उस बिज़नेस की।